तो स्वागत है आप लोगों का A+ द्रोणा इंस्टीट्यूट में। मेरे साथ है रोहित दुबे सर और मैं आपका बायोलॉजी टीचर रजत श्रीनेत। एग्ज़ाम के बाद जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हुआ है, इतने में बहुत सारे बच्चों के दिन पे दिन माइंडसेट चेंज हुए हैं। एग्ज़ाम को देते टाइम भी ये बात चेंज हुआ है और जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आए उस दिन भी आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि अब करें क्या ना करें, है ना। देखिए, आपको अपनी तैयारी के बारे में उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आपको अपने बारे में जितना आपको पता है उतना ना आपके पेरेंट्स जानते हैं ना आपके टीचर जानते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप जान रहे हो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए हो या आपने पढ़ाई करी और कहीं 20, 25, 50 नंबर से आपका कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो हम लोग आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर आपको लगता हो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी रही और कहीं ना कहीं कुछ नंबर मेरे कम पड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एक बात कि तैयारी को ब्रेक नहीं कीजिएगा। अपनी सेल्फ स्टडी आप लोग जारी रखिएगा और जैसी भी आपकी इच्छा हो सेल्फ स्टडी को जारी रखने की और कोचिंग को करने की, तब उस कोचिंग को भी ज्वाइन कर लीजिएगा या फॉलो करिएगा, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी मर्जी हो। लेकिन तैयारी को अगर ब्रेक करते हैं तो हमारा भी यही मानना है कि तैयारी को जो भी स्टूडेंट ब्रेक करता है उसे लगता है वो काफ़ी कुछ गंवा देता है। अपना टाइम के साथ साथ अपना को जो रिदम जो बना था पिछले 3 महीने से, जो आपका रिदम बना हुआ था, उसको गंवा देता है। और हमें यही लगता है कि हम एग्ज़ाम्पल लें कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप 3 महीने में जितना पढ़े हो, अभी 1 महीना अगर 1.5 महीना अगर आपने आराम कर लिया, वो सारा का सारा पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाएगा और फिर से आप यही देखिए नवंबर में आप फिर से कहोगे कि अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हमें जो पढ़ा वो सब भूल गया, पूरा साल लीप चला जाएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना है, ठीक है। तो इसी बात पे सर क्या कहते हैं आप इसके लिए? सर बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी आप सबको यही सजेशन देना चाहूँगा कि मोमेंटम जो बना है ना पूरे साल, उसको ब्रेक मत कीजिए आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, पास फेल इंसान होता रहता है, कम ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, क्योंकि साल भर की मेहनत अलग होती है, वो 3 घंटे जो एग्ज़ाम में आप बैठते हो वो अलग होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो लेकिन एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो है क्या कि आपने पूरे साल जो मोमेंटम, जो पेस बना के रखा, उसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है सर, एक बात मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, तो इसके लिए मेरा बहुत अच्छा जवाब आपके लिए है। दोनों बेस्ट है, दोनों काम अलग अलग काम होता है। देखिए, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी, कोचिंग करो या ना करो, लेकिन सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी है। तो बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट रहता है जो लोग सेल्फ स्टडी को बोलते हैं। लेकिन अपने बारे में जब आप जानते हो कि अपने बारे में कि आप सेल्फ स्टडी जब करोगे तो क्या अपने आप को उस तरह से डिसिप्लिन रख पाओगे जिस तरीके से आपका प्रॉपर हमेशा कोचिंग चलती रहती है। तो कोचिंग से एक फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरी बात, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, वो हमेशा अपने सेल्फ ओरिएंटेड रहें, अपने पढ़ाई को लेकर ओरिएंटेड रहें हमेशा बचपन से ही, ऐसे बच्चे अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो मेरा फुल सपोर्ट उनको रहता है कि वो सेल्फ स्टडी करें। गाइडेंस के लिए वो कोचिंग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बच्चे सेल्फ स्टडी करें। और जो बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, किसी भी तरीके से उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ऐसे बच्चे ज़रूर कोचिंग करें और ख़ास करके ऑफलाइन कोचिंग पे फोकस करें, क्योंकि ऑनलाइन पे अगर घर पे फोकस हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपनी लाइफ में रहे होगे, है ना। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें ज़रूरत है, हमें करने की ज़रूरत है, और हम जैसे लोग हैं, आम लोग हैं, हमें जैसे मैक्सिमम जो सिलेक्शन होता है वो आम लोगों का ही सिलेक्शन होता है, और तो ऐसे बच्चों का कोचिंग आने की ज़रूरत है। तो ये एक डिफरेंस मुझे समझ में आता है कि जिन लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि इस साल हम लोग करें तो करें क्या करें। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे रिपीटर्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने 12th में एग्ज़ाम दिया नीट का, उसका नहीं हुआ, उसने 1 साल तैयारी करी, उसका नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने आप को गिव अप करने की सोचते हैं कि नहीं मेडिकल की सीट हम लोग के लिए नहीं बनी है। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सोच कर अगर गवर्नमेंट ने इस बात को फॉलो किया होता कि मेडिकल सीट आप रिपीटर्स के लिए नहीं बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल सीट पे
आखिरी उम्र सीमा लग गई होती, एज लिमिट लगा दी गई होती, जो कि अभी तक नहीं लग पाया है। तो याद रखिए बच्चों, मेडिकल एक बहुत बड़ा कैरियर है, ये बहुत बड़ा ड्रीम है। इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 1 साल एग्ज़ाम दिया, 2 साल एग्ज़ाम दिया और आपका नहीं हुआ तो आगे आपका नहीं होगा। हाँ, अनवरत अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया तो नहीं होगा, फिर आप चाहे कितने साल भी लग जाओ। लेकिन मेडिकल एग्ज़ाम्स जो नीट एग्ज़ाम्स है उसको क्लियर करने के लिए अगर 8-10 महीना आपने सही तरीके से फोकस्ड होकर काम कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तीनों में, तो कहीं भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये काम अभी तक नहीं हो पाया था। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। NCERT आनी है, लेकिन आपने पकड़ ली किसी कोचिंग की बुकलेट और उसको पढ़ते रहे। कोचिंग की बुकलेट नहीं आने वाली एग्ज़ाम में। दुनिया की कितनी बड़ी कोचिंग है, उसकी कोई बुकलेट नहीं आने वाली है। किसी का कुछ कहा नहीं आने वाला। आपको पता है NCERT पैटर्न फॉलो हो रहा है। NCERT पैटर्न पर बेस्ड अगर कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है, उसको फॉलो करिए, उसको पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता है और आप अगर ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप ऐसे हैं तो आप अपने इसको लेकर खुद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए हमें एक कोच की ज़रूरत होती है। और बार बार मैं यही बोलता हूँ कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है वो बेस्ट चल रहा है। बस इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके अगर आप रिपीटर हैं तो आगे फिर तुरंत लग जाइए। कोचिंग अभी चल रही है तो कोचिंग में चले जाइए, या अपने डिसिप्लिन को इसी तरह मेंटेन करके, और कोचिंग चले जाएगा 10-15 दिन बाद जाएगा, लेकिन अपनी इस रिदम को मेंटेन करना है। तो निराश होने का वक्त वो नहीं है। अभी मैं एक एग्जांपल देख रहा था सर कि एक करीब 65 ईयर के एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने फिर नीट क्लियर किया है। उनका कट ऑफ इस बार क्रॉस हुआ है और दूसरी बार उन्होंने नीट क्लियर किया है। और जब वो 1960 समथिंग में उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया तो उनका शायद 25 नंबर से रह गया था। तो उनका एक ड्रीम था कि उनको क्लियर करना है तो करना है। तो बच्चों, एज लिमिट तो कुछ खास नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम देते बूढ़े हो जाओ, बट अगर साल भर, 1 साल 2 साल आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने लगा नहीं मेरा 12th वालों का हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो हो सकता है ये साल आपका हो, ये साल आपका हो, ठीक है। क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, उसी में से 25 से 30 हज़ार डिसिप्लिन लोगों का चयन हो जाता है बस। तो आप उसमें, आप किसी को भी हराना हो तो डिसिप्लिन से ही हरा सकते हो, और कोई उसका तरीका नहीं है। तो बस आपसे यही बात कहनी थी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। और किस तरीके से ये तय करना है कि हमें कौन सी कोचिंग लेनी है, किन टीचर्स को चयन करना है, या हमें खुद ही पढ़ना है। तो खुद पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अपने आप को कितना ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है खुद, सब कुछ खुद करने के लिए, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता ही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिएगा। अभी बहुत सारी बातें आपसे होती रहेंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।